Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and today we continue our chapter number 11 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है. स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बहुत से डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं जिनमें इफ एल्स, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, इसके अलावा इफ एल्स इफ और स्विच का जो हमने कॉन्स्ट्रक्ट है वो डिस्कस किया. आज हम उसी सिलसिले की एक और स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है. स्टूडेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कौन सी होती है? अगर हम एक इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को प्लेस कर दें तो ऐसी इफ स्टेटमेंट जो एक और इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर आ जाए ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है. यानी इफ statement that is placed inside the body of another if statement is called nested if statement. और nested if के लिए कम से कम आपको कितनी if statements चाहिए? 2. ये बात याद रखिएगा, ऊपर नीचे 2 if लिख देने से nested if क्रिएट नहीं होता, बल्कि एक if की बॉडी के अंदर एक और if प्लेस किया जाए जो इस तरह प्लेस किया जाए कि अंदर वाला if बाहर वाली if की बॉडी के अंदर हो, ये स्ट्रक्चर नेस्टेड इफ कहलाता है. आइए इसको डिस्कस करते हैं. हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एन इफ स्टेटमेंट रिटन विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. यानी दूसरी स्टेटमेंट पहली के अंदर लिखी जाएगी. इसके बाद इट इज ऑल्सो यूज फॉर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग. चूंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल कंडीशंस कहां लगाई जाती हैं? जहां हमने मल्टी वे डिसीजन मेकिंग करनी हो, यानी मल्टीपल ऑप्शंस हो जिनमें से एक का इंतखाब करना हो, तो उसके लिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी इस्तेमाल की जा सकती है. इसके लिए आपने इफ एल्स इफ और स्विच भी देखी थी, लेकिन उन मकासद के लिए नेस्टेड इफ भी यूज की जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 इफ स्टेटमेंट्स. अक्सर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे कि नेस्टेड इफ के लिए कम से कम कितनी इफ्स का होना जरूरी है. तो कम से कम 2 इफ स्टेटमेंट्स अगर मिलेंगी तो फिर वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बनेगी. अब इफ के अंदर जो इफ की तादाद है वो कितनी हो सकती है? एक इफ के अंदर आपने दूसरी इफ लगाई, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी. इस सिलसिले को आप बढ़ा सकते हैं. कितना बढ़ा सकते हैं? अप टू एनी लेवल. तो हम यहां पे एक बार डिस्कस करेंगे. एक पॉइंट आपके सामने होगा, नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल. यानी नेस्टिंग का मतलब है इफ के अंदर इफ्स की तादाद तो कम से कम तो 2 होंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 5, 6, 8, 10 जितनी मर्जी इफ एक इफ के अंदर इंप्लीमेंट या अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इसका एक नुकसान भी होगा. नुकसान क्या है? इंक्रीज इन नेस्टिंग मेक्स अ प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स. जितनी ज्यादा इफ स्टेटमेंट्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता जाएगा. ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. तो अब हम इसका सिंटैक्स देखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक इफ स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं जिसमें एक कंडीशन होगी, यानी इफ कंडीशन नंबर 1, और इसकी आप एक बॉडी बनाएंगे. ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है जिसमें एक कंडीशन है और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं. अब हम नेस्टेड इफ कैसे क्रिएट करेंगे? इस इफ की बॉडी के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट प्लेस करने जा रहे हैं. उसकी अपनी कंडीशन होगी, यानी कंडीशन नंबर 2, और इसका अपना ब्लॉक होगा और इस ब्लॉक के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी. तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम 2 इफ स्टेटमेंट्स लगी हैं. लेकिन वो कैसे लगी हैं? एक इफ कंडीशन बाहर है और एक इफ कंडीशन अंदर है. यानी अंदर वाली जो इफ है वो कंप्लीटली प्लेस की गई है बाहर वाले इफ के अंदर. तो ये स्ट्रक्चर जो है नेस्टेड इफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसके लिए अगर आप देखें तो एटलीस्ट कितनी इफ स्टेटमेंट हमने लगाई हैं? 2. इस स्ट्रक्चर को आप बढ़ा सकते हैं, यानी लेवल ऑफ नेस्टिंग को इंक्रीज कर सकते हैं. इस सेकंड इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ लगा लें, उसके अंदर एक और इफ लगा लें, एंड सो ऑन. ये सिलसिला बढ़ाया जा सकता है अप टू एनी लेवल. लेकिन नुकसान क्या होगा कि प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. अब यहां पे आपने 2 इफ स्टेटमेंट्स लगाई हैं. ऐसे लगाई हैं कि अंदर वाली इफ बाहर वाले इफ के अंदर आ रही है. इसको हम लेबल ऐसे कर सकते हैं, इसको आप मजीद बता सकते हैं कि ये जो बाहर वाली इफ है ये कहलाती है आउटर इफ, और जो इनर इफ है
यानी अंदर वाली इफ है उसको हम इनर इफ भी कह सकते हैं। तो इसको मजीद वाज़ेह किया जा सकता है कि ये आउटर इफ है और ये इनर इफ है। आउटर इफ इंडिपेंडेंट है, इनर इफ डिपेंडेंट है। सबसे पहले इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? आउटर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू है तो कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर आएगा और कंडीशन नंबर 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू होती है फिर यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब है यह स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है कंडीशन नंबर 2 के ऊपर। कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट चलेगी, लेकिन कंडीशन 2 किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कंडीशन 1 के ऊपर। यानी कंडीशन 1 ट्रू होगी तो 2 चेक होगी, और अगर 2 ट्रू होगी तो फिर यह स्टेटमेंट चलेंगी। इसका मतलब है यह स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी? जब कंडीशन 2 और कंडीशन 1 दोनों ट्रू होंगी। तो बाज़ औक़ात ये इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ वहां इस्तेमाल होगी जहां आपने मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर एक काम करवाना होगा। तो ये इसका एक सिंपल सा सिंटेक्स था जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 3 वैल्यूज हैं और आप उन 3 वैल्यूज को 3 वेरिएबल्स में रख चुके हैं। एक वेरिएबल ए, एक वेरिएबल बी और एक वेरिएबल सी। इन 3 वैल्यूज को आप कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो ए के अंदर है वो सेकंड और थर्ड से लार्जर है या नहीं है। तो एक सिंपल कंपैरिजन नेस्टेड इफ की मदद से हम कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, इसके बाद आप चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो यहां एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ जाती है। उस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हम मेंशन कर देते हैं ए इज लार्जेस्ट। इसका मतलब है ये ए इज लार्जेस्ट वाली स्टेटमेंट कब चलेगी? जब ए इज ग्रेटर देन सी होगा। और ये कंडीशन कब चेक होगी? जब ए ग्रेटर देन बी होगा। यानी ये स्टेटमेंट कब प्रिंट होगी? जब पहली कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो। इसका मतलब है ये ऐसी नेस्टेड इफ है जिसमें 2 कंडीशंस हैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट है। ये तब एग्जीक्यूट होगी जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो स्टूडेंट्स, इससे आप समझ सकते हैं कि आउटर इफ और इनर इफ का काम क्या है। यह स्ट्रक्चर नेस्टेड इफ कहलाता है, जिसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हमने यहां पे डिस्कस की। अब इसको मजीद डिस्कस करने के लिए हम फर्दर मूव करते हैं और इसकी कुछ वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा हम एक इसी के साथ एक वेरिएशन को डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस स्टेटमेंट को समझने में मजीद आसानी होगी। यूज ऑफ एल्स इन नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में हमने अभी देखा था कि कम से कम 2 इफ स्टेटमेंट लगाई जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा तो जितनी मर्जी हो सकती हैं, कम से कम 2 होंगी। लेकिन इन 2 इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स भी आ सकता है। अगर एल्स आ जाए तो उसको समझा या अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा? सपोज आपने फर्स्ट इफ कंडीशन लगाई, उसकी बॉडी के अंदर सेकेंड इफ कंडीशन लगाई, उसकी बॉडी के अंदर थर्ड इफ कंडीशन आई। यानी इसका मतलब है कि ये एक ऐसा नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 इफ कंडीशंस हैं। फिर थर्ड इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और इसके बाद एक एल्स है जिसकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं। अब ये भी नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है जिसमें 3 इफ हैं लेकिन एक एल्स स्टेटमेंट भी आ रही है। अब यहां ये कंफ्यूजन पैदा होती है, ये एल्स स्टेटमेंट कौन से वाले इफ के साथ एसोसिएटेड है? एल्स बिलोंग्स टू विच इफ? ये वाला एल्स कौन सी वाली इफ का है? ये इस वाली इफ का है, सेकंड वाली का है या थर्ड वाली का है? यानी कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एल्स चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? एल्स बिलोंग्स टू नियरेस्ट इफ। इसका मतलब क्या है कि एल्स से करीब तरीन जो इफ होगा एल्स उससे बिलोंग करेगी। अब इस रूल को सामने रखते हुए आप देखें
ये एल्स कौन से वाले इफ के साथ करीब तरीन है? थर्ड वाले इफ के साथ। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट कब चलेगी? स्टेटमेंट नंबर 1 कब एग्जीक्यूट होगी और स्टेटमेंट नंबर 2 कब एग्जीक्यूट होगी? स्टेटमेंट नंबर 1 कब एग्जीक्यूट होगी? जब कंडीशन 3 ट्रू होगी। 3 तक कंट्रोल कब पहुंचेगा? जब कंडीशन नंबर 2 ट्रू होगी। और 2 तक कंट्रोल कब पहुंचेगा? जब कंडीशन नंबर 1 ट्रू होगी। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 1 कब चलेगी? जब कंडीशन नंबर 3, 2 और 1 तीनों ट्रू होंगी। और ये एल्स वाली स्टेटमेंट कब चलेगी? जब ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो फिर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? स्टेटमेंट नंबर 2। क्योंकि इस एल्स का ताल्लुक दूसरी या पहली इफ के साथ नहीं है, इस एल्स का ताल्लुक किसके साथ है? जो नियरेस्ट इफ है। तो पहली 2 कंडीशन ट्रू भी हो गई। अगर तीसरी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? स्टेटमेंट नंबर 2 चलेगी। तो इस प्रॉब्लम को, जिसमें एक से ज्यादा इफ हो लेकिन एल्स एक हो और हमें मालूम ना हो रहा हो ये एल्स कौन से वाले इफ से बिलोंग करती है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डैंगलिंग एल्स। इसको याद रखिएगा। डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब मल्टीपल इफ हो लेकिन एल्स एक हो। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? एल्स को हम नियरेस्ट इफ के साथ अटैच कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को या इस सिंटेक्स को जो हमने डिस्कस किया है, एक एग्जाम्पल की मदद से हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं। स्कॉलरशिप आप सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जिनकी परसेंटेज 90 से अबव है या जिनका ग्रेड ए है। तो पहला क्राइटेरिया, हम किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं? जो ग्रेड ए वाले हैं और या जिनकी परसेंटेज 90 से बड़ी है। फिर आप तमाम उन स्टूडेंट्स को जिनका ग्रेड ए है उनको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिनका ग्रेड ए है उनको स्कॉलरशिप दी जाए जिनकी अटेंडेंस भी 90% से ज्यादा है। तो इस जो है प्रॉब्लम को हम किस तरह से एक एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, आइए उसको देखते हैं। पहली कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो क्या है? इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 90 से बड़ी होगी। ठीक हो गया। अब अगला चेक हमने क्या लगाना है? 90 से बड़ी परसेंटेज होना काफी नहीं, इसके साथ अब हम एक और चेक भी लगाएंगे कि जिनकी अटेंडेंस भी 90% से ज्यादा है। तो अगली इफ कंडीशन क्या लगेगी? इसके अंदर ही, इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर यह कंडीशन भी ट्रू है, अब आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेंगे, स्कॉलरशिप अवॉर्डेड। आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। तो यह स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी? जब परसेंटेज भी 90 से बड़ी होगी और अटेंडेंस भी 90 से एक्सीड करेगी, तब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवॉर्ड की जा सकती है। तो इस तरह की एग्जांपल्स कैसे आप कवर करेंगे? नेस्टेड इफ की मदद से इनको प्लॉट किया जाएगा। अब इसमें मजीद डिस्कस करने के लिए आइए फर्दर मूव करते हैं और इससे रिलेटेड मजीद कुछ डिटेल हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो नेस्टेड इफ का है, लेकिन फर्स्ट में हम जो सिंपल फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग डिस्कस की थी वो इफ स्टेटमेंट की थी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ, उसके अंदर इफ, ये स्ट्रक्चर नेस्टेड इफ ये कैसे डिफरेंशिएट करता है, यानी इसमें और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इफ। एक इफ, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। यानी अगर बहुत सारी इफ स्टेटमेंट एक तरतीब में लिखी जाएं, ऐसे लिखी जाएं कि उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, हर इफ इंडिपेंडेंट हो, एक के बाद दूसरी आए, दूसरी के बाद तीसरी आए, तीसरी के बाद चौथी आए, ऐसी इफ स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इफ। इसमें देखिएगा, इफ कंडीशन 1, उसके बाद उसकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट खत्म हो गई। फिर इफ कंडीशन 2, इसकी अपनी स्टेटमेंट्स है।
फिर इफ कंडीशन 3 उसकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये अगर इफ एक के बाद दूसरी, इसको कहते हैं य के बाद दीगरी, इन अ सीक्वेंस, एक के बाद दूसरी, इन इफ स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इफ। और नेस्टेड इफ क्या होती है? एक इफ के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी, एंड सो ऑन। तो ये सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। तो लिखने के हवाले से तो आपने फर्क देख लिया, इसमें भी मल्टीपल इफ्स हैं, इसमें भी मल्टीपल इफ्स हैं, लेकिन इनमें सब इंडिपेंडेंट हैं, इसमें सब एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। अब हमने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेस्टेड इफ एंड सीक्वेंस ऑफ इफ। तो इन दोनों में वर्किंग के लिहाज से क्या फर्क है? स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया, इसका सिंटैक्स ये है और इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वर्किंग में इनकी क्या फर्क है? पहला पॉइंट देखिएगा, वो तो आपको सिंटैक्स देखने से ही समझ आ रहा होगा। अगर आप नेस्टेड इफ लगाते हैं, एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी, तो ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ये आपने डेफिनेशन में भी देखा था, इंक्रीज इन नेस्टिंग मेक्स अ प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स, कि जैसे जैसे आप नेस्टिंग का लेवल इंक्रीज करेंगे प्रोग्राम मुश्किल होता जाएगा। लेकिन इसके बरक्स चूंकि ये तमाम इफ्स इंडिपेंडेंट है, तो इनको अंडरस्टैंड करना क्या है? सिंपल है। फिर सेकंड पॉइंट देखिएगा, नेस्टेड इफ में क्या होता है? व्हेन अ कंडीशन बिकम्स ट्रू देन रिमेनिंग कंडीशंस आर इग्नोर्ड। इफ की स्टेटमेंट्स एक तरतीब से इवैल्यूएट होती हैं। जब तक कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तब उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद रिमेनिंग कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंडीशन नंबर 1 चेक करते हैं, ये ट्रू मिली, फिर कंडीशन नंबर 2 चेक होगी, ये ट्रू मिली, फिर कंडीशन नंबर 3 चेक होगी, ये ट्रू मिली। अब जैसे ही इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद कंट्रोल इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो अगली कंडीशन चेक ही नहीं होगी और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, यानी सीपीयू का टाइम कंज्यूम नहीं होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर मूव कर जाएगा। इसके बरक्स अगर आप सीक्वेंस ऑफ इफ में देखें तो सीक्वेंस ऑफ इफ में क्या होता है? ये कंडीशन भी ट्रू हुई, इसकी बॉडी चलेगी, ये ट्रू हुई, इसकी बॉडी चलेगी, ये ट्रू हुई, इसकी बॉडी चलेगी। इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तमाम कंडीशंस एक बार जरूर चेक होंगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ऑल कंडीशंस चेक होती हैं, जबकि इसमें सिर्फ ट्रू कंडीशंस चेक होती हैं। जैसे ही कोई कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल उससे बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें चूंकि तमाम कंडीशंस चेक होंगी तो ये स्ट्रक्चर टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि इसमें तमाम कंडीशंस चेक नहीं होंगी, इसलिए टाइम सेविंग है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने आज के टॉपिक को ध्यान से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।